हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग बने रहिए। माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी खुशी, आपकी कुशलता से मैं भी प्रसन्न हूँ। मेरे परिवार में भी सब सुख शांति है। जैसे कि एक भाई कमेंट किए हैं कि आप लोग आप सारी वीडियो में अड्डी अड्डी बोलते रहते, आगे की कहानी बताइए। तो मेरे प्यारे भाई, सब्र कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर हम अड्डी के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि अड्डी किसको कहते हैं। कुछ चीज़ें आपको क्या पता है कि छक्का किसको कहते हैं। छक्का नहीं जानते हो, अगर हम छक्का कहेंगे तो आप छक्का कहोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बारीकी से अगर समझाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग नाराज़ ना होइए, कहानी बता रहे हैं। और हम जो आप लोग कमेंट में कर रहे हैं कि आप बार बार सब्सक्राइब क्यों बोलती हैं, आपको कहानी से मतलब है। ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप देख रहे हैं, आपके साथ साथ और लोग भी जो देखना चाहते हैं। जब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे आप लोग मेरे वीडियो को देख पाएंगे। जो तो फिर तो उसी वीडियो पर रहेंगे ना जो यूट्यूब पर चढ़ता है, फेक वीडियो पर, जो मीडिया वाले मतलब जो बनाए हैं वीडियो, जो दिखाए हैं। तो क्या आपको पता है, क्या रूबरू किसी ने आज दिन तक आपको ऐसी वीडियो बना के आपको बारीकी से समझाया है? नहीं समझाया। तो आप लोग इतना भी उत्साह मत हो जाया करें। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। कोई चीज़ होती है बारीकी से बताएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हर बात को समझ रहे हैं कि बदमाशी लाइन में कैसे कैसे लोग कहते हैं कि वो तो बदमाश है, वो तो कमा रहा है। तो बदमाशी लाइन भी एक ख़तरनाक चीज़ होती है। ये 24 घंटा हथेली पे कहते नहीं, हथेली पे जान लेके घूमते हैं। तो आज हम एक वाक़या और बताते हैं। जैसे एक भाई ने कमेंट किया है कि निर्भय गुर्जर कितने साल तक मतलब बदमाशी लाइन में रहे, उनकी क्या दुश्मनी थी, क्यों बदमाश बने। तो आज हम निर्भय के ऊपर ये बात हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, निर्भय की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी। निर्भय को बागी बनाने वाला कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। एक बार नहीं, 1000 बार कहेंगे ये बात हम। क्योंकि हमारा जो कानून है, जो हमारी कानून की व्यवस्था है ना, वो कहीं न कहीं कहा जाता है ना अंधे कानून, तो वो गलत नहीं कहते हैं। क्योंकि कानून सवा और गबूतों पे चलते हैं, गवाहों पे चलते हैं। तो यही एक ज़रिया हुआ था निर्भय के साथ। जब निर्भय 15 साल के थे, उस समय निर्भय मतलब अपना जैसे उनका जो उनका मतलब उनकी माता का जो ससुराल होती है, वहाँ पर उनको कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मायके में उनकी माता अकेली थी अपने पिता की, तो उनको बहुत ज़मीन जायदाद मिली थी उस समय। निर्भय की 3 बहनें, 2 भाई थे। हमें सबसे छोटी वाली बहन का नाम याद है, शायद प्रतीक करके है। और उनके भाई रामवीर करके हैं। तो मतलब ये सब छोटे छोटे थे और निर्भय सबसे अपने घर में बड़े थे। तो जिम्मेदारी भी थी उनके ऊपर। तो पता नहीं कहाँ से एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मतलब वो भी जानवर वगैरह चराने जाते थे नदी के किनारे। और ये मतलब उनसे उनके साथ के और भी लोग रहते थे। तो उसी दरमियान जैसे लाला राम का गैंग चला था उस समय, बहुत बुलंदी में। क्योंकि जिस समय लाला राम श्री राम के बारे में सुना, तो आपको पता है कि फूलन देवी के बारे में भी सुना है आपने। फूलन देवी तो हमारे यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग महिला रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके जितना संघर्ष शायद किसी ने नहीं किया हुआ जीवन में, जितनी उन्होंने संघर्ष किया है। उनको जितना भी सराहना करें ना, उनको तो वो कम है हमारे लिए। हम उनके लिए, उनके पद कदमों पर ना चित्ती भर भी नहीं चल सकते हैं जितना फूलन देवी जी ने सहा है। तो जैसे निर्भय उस समय लाला राम से मिले रहते थे, तो उस समय लाला राम की मुखबरी करना उनको अच्छा लगता था। और गैंग में जाते आते थे, खाना पीना सब चीज़ें। तो घर से मतलब एक बार ऐसा हुआ कि वो ये किसी के गांव में झगड़ा हुआ था इनकी ज़मीन जायदाद को लेकर। ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ था, तो निर्भय ने किसी का सर फोड़ दिया था उस समय। अपने परिवार में झगड़ा, क्योंकि सबसे बड़े थे, बहनें छोटी थी, भाई भी छोटे था। तो जब सर फोड़ दिया तो उनके परिवार वाले उनकी मतलब जैसे कहते हैं खानदानी। तो खानदानी में मतलब ये दुश्मनी थी कि माँ मायके में रह रही है, पूरी मायके की ज़मीन जायदाद इनको मिली जा रही है। वो जलन की जो भावना होती वो थी। तो कुछ लोगों ने इनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज किया। इनको कानपुर की पुलिस पकड़ लेगी और इनको कानपुर जेल में डाल दिया गया। फिर जैसे तैसे कि मम्मी पापा उनकी ज़मानत करवाई, ज़मानत करने के बाहर निकले हैं। लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा दिन तो नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी घर पर निकलवा लिए थे।
फिर दोबारा मतलब कुछ हुआ था, उनके मोहल्ले में कुछ पड़ोसी में झगड़ा हुआ, फिर ज़मीन को लेकर फिर पुलिस को पकड़ाया। उस समय पुलिस ने निर्भया को बहुत मारा था, बताते थे कि बहुत मारे थे, इतना परेशान कर दिए थे। तो उसके बाद निर्भया ने ये ठान लिया था कि हमारा जो परिवार में कलह करवा रहे हैं मेरे परिवार के लोग, तो उसको कहीं ना कहीं मतलब उनके मन में ये है कि मेरी माँ यहाँ छोड़ के चली जाए तो सब ज़मीन जायदाद उनको मिल जाए। तो अक्सर का परिवार को लेकर झगड़ा होता था निर्भया का। फिर निर्भया धीरे धीरे जब लालाराम से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, वहाँ का रहन सहन, फिर लालाराम के संग डकैती डालने भी जाने लगे। तो उस समय मतलब डिक्लेयर नहीं थे, खुले बदमाश नहीं थे, लेकिन हाँ उस समय जैसे लालाराम मालिक थे। और उसी दौरान एक लड़की जिसके बारे में आप जानते हैं, सीमा परियार जी, उनका और मतलब इनका निर्भया का प्यार मोहब्बत होने लगा। फिर उसके बाद दोनों आपस में समझौता कर लिए शादी करने के लिए। तो उस समय लालाराम जी ने उनका कन्यादान किया था और फक्कड़ कुसुमा ने शादी करवाई थी निर्भया की उनसे, और दोनों पति पत्नी के रूप में गैंग में शामिल हो गए। उसके बाद ये अपनी हरकतन से बाज नहीं आती थी निर्भया। डकैती जहाँ डालने जाते थे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जो उनको पसंद नहीं आता था सीमा जी को। हमेशा मतलब उनको ना लड़की औरतें उनकी कमज़ोरी बन गई थी, जैसे कहा जाता है ना लड़की औरतें उनकी कमज़ोरी थी। तो आए दिन सीमा जी से कहा सुनी होती थी उनके बारे में। तो एक दिन जब सीमा जी को बहुत ही पीड़ा होने लगी, ये रिश्ते में घुटन सी होने लगी कि मतलब ये सुधरने वाले नहीं हैं और ऐसा, तो उन्होंने सीमा परियार ने उनको त्याग दिया। निर्भया जी को त्यागने के बाद वो लालाराम जी के साथ गैंग में शामिल हो गई। फिर उन्होंने कुछ, देखिए जब लड़कियों की कोई परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तभी कोई कदम उठाती हैं। जब परिवार को छोड़ के निर्भया से शादी की, उसके बाद गैंग से निकलने के बाद कोई परिवार अपनाएगा तो आए नहीं, कोई अच्छा लड़का तो हाथ थामेगा नहीं, ये ज़ाहिर सी बात है। फिर सीमा जी ने, भाई एक औरत थी, उन्हें भी एक मर्द का सहारा था, तो उन्होंने लालाराम जी से शादी कर ली। लालाराम जी ने उनका सपोर्ट भी किया, उन्हें बहुत अच्छे से मतलब एक औरत होने का पूरा दर्जा दिया, उन्हें विश्वास दिलाया। तो कहीं ना कहीं देखिए निर्भया भी कि उस समय उम्र की, मान लीजिए उस समय उम्र नहीं थी या क्या नहीं था, कुछ ऐसी गतिविधियाँ रहती थी हमेशा दोनों लोगों के बीच में। तो इसलिए सीमा परियार जी और लालाराम निर्भया अलग हो गए। उसके बाद निर्भया को अकेला जब मतलब कर दिया गया तो निर्भया फक्कड़ कुसुमा के गैंग में गई। तो उस समय ये था कि कुसुमा नाइन जी निर्भया से बड़े आकर्षित मतलब रहती थी। कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता कि ये बंदा बहुत तेज़ है हर चीज़ मामले में, तो ये अगर मेरा साथ पकड़, अगर मैं इसके साथ रहूँगी, शादी कर लूँ या कुछ कर लें, तो ये हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं निर्भया को। और अच्छा एक चीज़ है कि कुसुमा नाइन जी की एक बहुत पुरानी आदत थी कि उनको ना सुनना पसंद नहीं था, चाहे फिर वो कोई भी, चाहे फक्कड़ ही क्यों ना हो या गैंग का कोई सदस्य हो या परिवार का रिलेटेड हो, कोई भी हो, मतलब कुसुमा जी को ना नहीं पसंद थी। अगर उन्होंने कोई चीज़ का डिमांड किया है कि मुझे ये करना है तो उनको करना है, और नहीं करा तो इंसान जान से जाए। तो कहीं ना कहीं जब ये बात निर्भया तक ये कान में पहुंची, जैसे निर्भया के साथ एक दो बार रिलेशन बनाने की कोशिश की थी कुसुमा जी ने, नतीजा बढ़ाने की कोशिश की, तो मुझे लगता, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन वो मतलब जिम्मेदार इंसान नहीं थे। उसके बाद मतलब निर्भया को मारने की पूरी प्लानिंग हो गई कि निर्भया को मार के रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि निर्भया ने जब उनके गैंग से छोड़े थे लालाराम जी के, तो लालाराम को धमकी दे दिए थे, धमकी दिए रहे थे, लेकिन हालांकि करते कुछ नहीं। भाई जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब तुमने सीमा जी को इज्जत नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो वो ज़ाहिर सी बात है, हर औरत चाहे वो बदमाश की हो या किसी नेता की हो या आम औरत हो, हर इज्जत की भूखी होती है। अपने पति के प्यार के साथ साथ उसको सम्मान चाहिए, जो निर्भया की नज़र में सम्मान नहीं था। इसलिए हमेशा औरतों की और उनके बीच में दूरियां बनती रहती थी। फिर उसके बाद निर्भया जब थोड़ा और उम्र के हुए, तो जब निर्भया को ये पता चलने लगा, 2 साल के बाद, 2 साल फक्कड़ कुसुमा के साथ रहे। फिर इन्होंने क्या किया, एक नया गैंग था, उस गैंग का मुझे नाम तो याद नहीं है, उसमें कम से कम 10-15 आदमी होंगे उस समय। उस गैंग का नया गैंग वो का था।
तो जैसे 10-15 दिन हुआ होगा उस गैंग के आदमियों को रहते हुए, तो निर्भय ने उनका गैंग को ज्वाइन कर लिया। फिर निर्भय ने बहुत बड़ा घातक काम किया ये कि उस गैंग में मिलने के बाद एक पुलिस मुठभेड़ में उस गैंग का मुखिया, जिसका नाम अच्छा था शायद, आपने सुना होगा, एक गुड़िया मलखान करके कठेरिया थे, उनका गैंग बना था बहुत पहले। तो जैसे गुड़िया और मलखान, एक मलखान सिंह थे जो मतलब फूलन देवी के ज़माने में थे, तो उनके विषय में नहीं करे। एक गुड़िया मलखान सिंह मतलब एक नए थे, युवा ही थे दोनों लोग, कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं थे। तो हुआ क्या था, उनका गैंग थोड़ा ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जब पुलिस से और आपस में मुठभेड़ हुई, तो उसमें उसका जो मुखिया था, उस गैंग का लीडर, वो मार दिए गए। जब मार दिए गए मुखिया, तो उसके बाद निर्भय ने क्या किया, उनका गैंग को कब्जा कर लिया। जो भी असला लूटे हुए थे वो सब, और 3-4 जो सदस्य बचे थे वो लेकर अपना गैंग बना लिया उन्होंने। फिर वो धीरे धीरे बारीकी सीढ़ियाँ चढ़ते गए, गिरते गए, चढ़ते गए, गिरते गए, लगातार उन्होंने अपना मेहनत करना शुरू कर दिए। तो कम से कम 2-3 साल निर्भय 2-3 आदमियों को लेकर जंगल में अकेले भटकते रहते थे, क्योंकि उस समय लाला राम का गैंग बड़ा था। फिर उसके बाद इनके निर्भय के गैंग में रामवीर, अरविंद, ये सब जुड़ गए, आपस में मिल गए सब। फिर जैसे गुर्जर की फैमिली बहुत बड़ी होती है। एक चीज़ बताऊँ, गुर्जरों में लाख लड़ाई आपस में हो जाए, लेकिन अगर बाहर वाला इंसान अगर मज़ा करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। ये देखने के अलग होते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है ना, तो ये सब एक हो जाते हैं। तो निर्भय गुर्जर का जो रवैया, जो मतलब नेचर था, तो वो उनका ये मानना था कि हर दिन कदम पे कहते हैं, हर कदम पे लाशें गिरती जाती, सीढ़ी चढ़ते जाते, लाशें गिरती जाती, सीढ़ी चढ़ते एक दिन निर्भय ने अपना इतना बड़ा नाम कर लिया कि हर गैंग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और एक तरीका से भी उभरते सितारा, जैसे कहते हैं ना, जिसकी किस्मत जोर दे, उसमें निर्भय की किस्मत जोर थी। सारे लोग उनसे मिल गए, उनको सबका सपोर्ट मिलने लगा। जब सपोर्ट मिलने लगा तो वो आगे दिन पे दिन बढ़ने लगे। फिर जो गैंग उनके आगे थे वो सब पीछे हो गए और निर्भय सबसे आगे हो गए। तो निर्भय के बारे में और भी कुछ बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक बाय। और आप लोग जो कहते हैं ना कि आपको चैनल सब्सक्राइब कराने से क्या मतलब है, तो भैया मेरे, मैं इसीलिए कह देती हूँ कि अगर मतलब हम वीडियो डाल रहे हैं, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, देखते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब चैनल मतलब अगर चैनल से जुड़े रहेंगे, तो हम जब भी वीडियो डाउनलोड करेंगे तो आप लोग पहले देखेंगे उस चीज़ को। और जो फेक वीडियो होती है उसमें क्या मतलब है फेक वीडियो देखने से, समय बर्बाद करने से। तो नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी, अगर आप रहेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएंगे आपको। और देखिए, आप लोग ये सोचते हैं कि हम जब बताते हैं तो बड़ा हंस के बताते हैं, लेकिन देखिए मेरा स्वभाव एक हुआ है, क्योंकि दुनिया में 13 साल की उम्र से बहुत रो चुके हैं। आंसू गए हैं सूख, अरमान गए हैं टूट, अब नहीं है कोई बजारा, नहीं है कोई किनारा, हंसते रहो हंसाते रहो, यही है मेरा जुगाड़। तो अगली वीडियो मिलते हैं नीलम गुप्ता की। बाय।